हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का फिर से स्वागत है शॉर्ट सीरीज के अंदर, जहां पर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रैक्टिस सेशंस लेकर चल रहे हैं। ये सीरीज एसएससी जेईई मेंस 2023 को टारगेट करती है और यहाँ पर हम डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो कि मेंस में आने वाले हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चंस के लेवल आने वाले हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी कांस्टेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप एईसी प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 200 से भी अधिक आवर्स का लेक्चर मॉड्यूल से 3000 से भी अधिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस है और 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, जिसमें से 20 फुल लेंथ एंड 80 सब्जेक्टिव है। और ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें से 2 फुल लेंथ टेस्ट अनलॉक रहेंगे, 1 फुल लेंथ टेस्ट अभी आ चुका है। ठीक है, यहां पर डाउनलोडेबल नोट्स रहेंगे, मतलब जो पीडीएफ रहेंगे उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप एंड में उनसे रिवाइज कर पाए। आप लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं कोर्स को। आपके पास यहाँ पर कोर्स को आप ऑफलाइन डाउनलोड फैसिलिटीज हैं और भी कई सारे फीचर्स हैं, तो उसको आप प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस कोर्स के अदर बेनिफिट्स को भी आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 7। टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के रिगार्डिंग। क्वेश्चन यहां पर है, एक्चुअल बीम और कॉन्जुगेट बीम के रिस्पेक्ट में हमें मैच द फॉलोइंग एनालॉजी यहां पे एस्टैब्लिश करनी है। तो जो कॉन्जुगेट बीम मेथड होती है उसमें डिफ्लेक्शन, जो रियल बीम का डिफ्लेक्शन होता है, वो हमें बेंडिंग मोमेंट, कॉन्जुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से मालूम चलता है। मतलब बी मैच होगा 3 के साथ, तो बी का 3 ऑप्शन ये 2 हैं। वहीं पर स्लोप मैच होता है शेयर फोर्स के साथ, यानी जो सी मैच होगा वो 1 के साथ होगा। और वहीं पर कर्वेचर, कर्वेचर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है m अपॉन ई आई बराबर d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। यानी ये जो d2y बाई dx स्क्वायर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर। और कर्वेचर जो होता है वही m अपॉन ई आई डायग्राम होता है, और m अपॉन ई आई डायग्राम ही लोडिंग डायग्राम बनता है फॉर कॉन्जुगेट बीम, लोडिंग डायग्राम फॉर कॉन्जुगेट बीम। तो m बाई ई आई डायग्राम ही लोडिंग डायग्राम का, कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग डायग्राम होता है। यानी कर्वेचर जो कि m अपॉन ई आई है वही लोडिंग डायग्राम बनेगा कॉन्जुगेट बीम के लिए, यानी कि बी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। Next is, in a cantilever of span subjected to concentrated load of W acting at a distance of L by 3 from the free end, deflection under load will be। हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, यहां से 2L by 3 एक पॉइंट है C, ये पॉइंट है B और ये डिस्टेंस है L by 3, ये पॉइंट है A। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि एक पॉइंट लोड लग रहा है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, तो इस पे जहां लोड लग रहा है, ठीक है, L बाई 3 फ्रॉम फ्री एंड, उस पर कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो जो डिफ्लेक्टेड शेप बनता है इस केस में वो यहां तक कर्व होता है जहां तक लोड लगेगा। उसके बाद जो पूरा डायग्राम होता है वो हमारा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, यहां से यहां तक का कर्व। तो अभी हमसे क्वेश्चन में अगर हम इसमें देखें तो यहां से यहां तक का जो है वो है डिफ्लेक्शन C का, और यहां से यहां तक जो है वो B का डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अगर हम स्लोप की बात करें तो A से लेकर C तक तो कर्व है, तो हर पॉइंट पे जो स्लोप है अलग अलग होगा, और यहां पे जो कर्व होगा, यहां पे जो स्लोप होगा वो थीटा C हो गया, और यहां पे जो हमारे पास स्लोप होगा वो थीटा B हो गया। तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप हर जगह सेम होता है, मतलब जो थीटा C होगा वही थीटा B होगा। और थीटा C आप कैसे निकाल सकते हैं, P इंटू यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 2EI। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास P इंटू 2L बाई 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2EI। ठीक है, तो आपसे अगर थीटा C पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं, थीटा B भी निकाल सकते हैं। अभी यहां पर हमसे C पर डिफ्लेक्शन पूछा है, तो ये कितना होगा, P इंटू 2L बाई 3 का होल क्यूब अपॉन 3EI। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8PL क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27, 3 ये बनता है 81 EI। तो 8PL क्यूब के अपॉन में 81 EI, मतलब D विल बी द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन में B का स्लोप पूछा होता
तो हम यहां पर ज्योमेट्री से बना सकते थे। बी का जो स्लोप है उसमें इतना, तो सी का बी का जो डिफ्लेक्शन है तो यहां पे सी का डिफ्लेक्शन आएगा इतना, तो और प्लस अगर आप देखें तो ये जो इतना आपको यहां पर फिगर दिख रहा है ये पूरा एक ट्राइंगल है, और चूंकि अगर ये ट्राइंगल है तो इतना जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा डैश, इसको हम बोल सकते हैं यहां तक का स्लोप, मतलब सी का स्लोप इंटू ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी L/3। तो अभी इन्होंने क्वेश्चन में फ्री एंड का डिफ्लेक्शन नहीं पूछा, पूछे अगर इसी क्वेश्चन में तो जितना सी का है प्लस ये स्लोप इंटू ये डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज लोडेड एज शोन इन द फिगर बिलो। रोटेशन ऑफ द एंड ए, मतलब जब ऐसा लोड लग रहा है तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसे यहां पे डिफ्लेक्ट होगी, तो इस पे जो स्लोप आएगा, आप जानते हैं सिमेट्री है तो जो दोनों स्लोप हैं थीटा ए और थीटा बी दोनों सेम होंगे, ठीक है। पर अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप तो ए का स्लोप बताइए। अब ए का स्लोप कैसे निकालें, तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम मोमेंट एरिया मेथड लगा लेते हैं। अगर इस रियल बीम का हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें पता है कैसा बनता है, ठीक है। जहां पे बीच में आपका 1/3 पोर्शन है, उतने पोर्शन के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है PL/EI, और ये पॉजिटिव होता है इतना। ये डिस्टेंस से L/3, ये डिस्टेंस से L/3 और ये डिस्टेंस से L/3। यहां पर ये पॉइंट है B और यहां पर ये पॉइंट है A। तो हमने मोमेंट एरिया मेथड के अंदर क्या पढ़ा है कि किसी भी एक पॉइंट का स्लोप दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में थीटा बी माइनस थीटा ए, अगर एक पॉइंट का स्लोप दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखें तो वो कुछ नहीं बल्कि वो होता है एरिया ऑफ M/EI डायग्राम, M/EI डायग्राम अबाउट ए, जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अबाउट ए या बिटवीन बी एंड ए, ऐसा बोल सकते हैं। बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में जो डायग्राम है। अब ये तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, हमें कौन सा डायग्राम चाहिए, हमें यहां पर चाहिए इसके अंदर M/EI डायग्राम। तो ये जो वैल्यू यहां बनेगी ये होगी PL के अपॉन में 3EI, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो होता है PL/3, उसमें EI का भी डिवाइड कर देंगे तो PL/3EI हो जाएगा। EI हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो इतना पूरा हमें एरिया लेना है। अच्छा, थीटा बी और थीटा ए दोनों क्या है, हमारे पास सेम है, ठीक है। पर आप अगर देखें तो इसका जो स्लोप है, अगर ये वाला रोटेशन आप देखें तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये वाला जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब हम थीटा बी बराबर माइनस थीटा ए बराबर माइनस थीटा बी होगा तो हम यहां पर थीटा बी रख देंगे और माइनस माइनस प्लस थीटा बी हो जाएगा, और इसका एरिया लेंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये वाली साइड की डिस्टेंस कितनी है L/3, और फिर ये वाली साइड की डिस्टेंस कितनी है L प्लस L, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है PL के अपॉन में 3EI। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4L/3। तो ठीक है, यहां से 2 से ये आ जाएगा हमारे पास 4PL² अपॉन में यहां भी 3 है और ये 3 3 9 और 2 इंटू 9EI। अब हम 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2PL² के अपॉन में 9EI। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू 2 थीटा बी की है। हमारे पास फाइनली क्या आया 2 थीटा बी बराबर 2PL² के अपॉन में 9EI। तो इसमें से अगर हम थीटा बी निकालें या थीटा ए निकालें तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी PL² अपॉन 9EI, PL² अपॉन 9EI। So A will be the correct answer, PL² upon 9EI. Next is a simply support beam A carries a point load A at its midspan. एक simply support beam है और उस पर एक point load लग रहा है बीच में,
मिड स्पान पे। एक और अनादर आइडेंटिकल बीम है जिसपे उतने ही मैग्नीट्यूड का लोड लग रहा है। आगे बोल रहा है बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर स्पान, मतलब इस पर लग रहा है यूडीएल। पूरा स्पान हम बीम का मान लेते हैं एल और आइडेंटिकल है तो इसका स्पान भी एल होगा। कंडीशन ये कि इसका जो टोटल लोड है W इंटू एल वो P के बराबर होगा, ये कंडीशन है। तो ये बोल रहा है कि जो ए बीम में डिफ्लेक्शन आएगा और दूसरी बीम में जो डिफ्लेक्शन आएगा सेंटर पे, उनका रेशियो कितना होगा। तो ये हमारा हो गया ए वाली बीम का डिफ्लेक्शन और ये हमारा यहां पर हो गया बी वाली बीम का डिफ्लेक्शन। तो ए वाले का जो डिफ्लेक्शन होगा वो होता है PL³ अपॉन 48 EI और वहीं पर जो बी का डिफ्लेक्शन है वो हमें पता है फॉर्मूला होता है 5W L⁴ अपॉन 384 EI। अब इसमें अगर सिंप्लीफाई करें तो EI से EI कैंसिल हो गया, ठीक है। 48 और ये हमारे पास कितना बन गया यहां पर 8 टाइम्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहां पर PL³ और 8 जाएगा ऊपर, नीचे बच जाएगा 5 और WL को हम WL कितना लिख सकते हैं P, तो एक और क्या बचेगा फिर L³ बचेगा जो कि W इंटू एल पी है। तो ये पूरी टर्म भी कैंसिल हो गई, मतलब हमारे पास रेशियो कितना आ गया 8/5। सो D विल बी द करेक्ट आंसर 8/5। Which of the following is determined at a point of given beam by moment area method। देखो moment area method जो है उससे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या है 3 and 4। सो 3 and 4 विल बी द करेक्ट। स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमारे पास 5 मेथड है, एक है डबल इंटीग्रेशन मेथड, एक मैक्यूलेस मेथड, एक मोमेंट एरिया, एक कॉन्जुगेट बीम और एक स्ट्रेन एनर्जी। इन 5 मेथड से हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। यह है कि कुछ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, उसमें अगर हमें किसी भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए भी हम ये मेथड कभी कभी यूज करते हैं, बट हमें अगर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन नोन हो, पता हो, तो फिर हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को भी फाइंड कर सकते हैं, बट वो भी किसमें इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के अंदर, तब इसका हम यूज करते हैं। बट वो एक बोल सकते हैं इनडायरेक्ट यूज है, नॉट डायरेक्ट एप्लीकेशन। डायरेक्टली तो हम इससे सिर्फ दो ही चीज निकाल सकते हैं, शेयर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए ये हमारे पास मेथड नहीं है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेन एनर्जी इन द मेंबर इज प्रोपोर्शनल। देखो स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास दो प्रकार की होती है, टोटल वाली जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ पी डेल्टा, और जो पर यूनिट वॉल्यूम वाली एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसका एक और फॉर्मूला क्या बनता है P² L अपॉन 2AE, और इसका एक और फॉर्मूला बनता है स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यंग मॉड्यूलस, क्योंकि स्ट्रेन को हम स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस बोल सकते हैं। रोल हमारे पास टोटल के दो फॉर्मूले और पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी के दो फॉर्मूले। अब इसमें चेक करते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है टोटल स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। तो क्या हम स्ट्रेन में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी आ जाएगी, है ना, ठीक है मान लिया, बट स्ट्रेस भी तो चाहिए, मतलब ये तो गलत है। एक बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हाफ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, एग्जैक्टली स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रोडक्ट नहीं है, बट ठीक है चेक करते हैं, हो सकता है ये ऑप्शन में भी करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेन एंड यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेन और यंग मॉड्यूलस का रेशो, ये तो गलत है। एक बोल रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, स्ट्रेन का लेंथ से मल्टीप्लाई, ये भी गलत है। तो फिर ऐसे केस में बी वाला ही करेक्ट होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रोडक्ट अल्टीमेटली ही एनर्जी हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a simply supported beam of span L is subjected to concentrated load W at the mid span। बीच पे लोड लग रहा है, स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा ड्यू टू बेंडिंग। सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आपको लोड दिया हुआ है, कोई टोटल कंसंट्रेटेड लोड है, तो इसके कारण बीम डिफ्लेक्ट होगी, ये डिफ्लेक्शन आ गया। तो डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WL³ के अपॉन में 48 EI सिंपली सपोर्ट बीम में, ठीक है, ये हमने पी के दौरान पढ़ा हुआ है। अब अगर हमसे एनर्जी पूछें तो उसका फॉर्मूला होगा हाफ W इंटू डेल्टा, तो वो गया हाफ W और साथ में ये आ गया WL³ अपॉन 48 EI। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा W²
L क्यूब K अपॉन में 96 EI। सो W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 96, यहां पर B विल बी द करेक्ट आंसर है। 96 यहां भी है, बट यहां W स्क्वायर नहीं है, सो ये गलत होगा। W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 96 EI। Next is a mild steel bar of uniform cross section area A and length L is subjected to an axial load W। एक माइल्ड स्टील बार है जिसका कुछ एरिया A है और लेंथ L है और यंग मॉड्यूलस E है, उस पे एक्सियल लोड लग रहा है, तो कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होगी? तो अगर टोटल एनर्जी पूछेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ पी डेल्टा, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? डेल्टा PL अपॉन E होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं P स्क्वायर L अपॉन 2AE। अब ये P के फॉर्म में पूछ रहा है, मतलब W के फॉर्म में पूछ रहा है, तो क्या बनेगा? W स्क्वायर L अपॉन 2AE। D will be the correct answer. Next is a straight cantilever of uniform cross section carries a load W distributed evenly over its entire length। कितना लोड लग रहा है? W कैंटिलीवर पे, एक कैंटिलीवर बीम है और उस पे डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में लोड लग रहा है W। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मान लिया UDL। अब अगर जो फ्री एंड है कैंटिलीवर का, उसको अगर हम प्रॉप कर दें, प्रॉप करने का मतलब वहां पे एक सपोर्ट लगा दें। ठीक है, हमने एक सपोर्ट लगा दिया, प्रॉप मतलब प्रॉप्ड कैंटिलीवर हो गया। अप टू द लेवल ऑफ फिक्स्ड एंड, उसके लेवल में ला दिया पूरा, मतलब बीम पूरी स्ट्रेट होगी, तो वर्टिकल फोर्स कितना आएगा प्रॉप पर? अब देखो इसमें सिंपल सी बात है, जब ये प्रॉप एक सपोर्ट बन गया तो ये रिएक्शन ऑफर करेगा RB। इसका ये मतलब है कि अगर ये सपोर्ट की टू रिएक्शन है, इसका मतलब बीम पर UDL के कारण जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा, उतना डिफ्लेक्शन आपका RB ऊपर की तरफ करेगा और दोनों बैलेंस होंगे, इसलिए वहां पे नेट डिफ्लेक्शन 0 होगा और आपका जो सपोर्ट है B वो तभी A के लेवल पे मेंटेन रहेगा। B A के लेवल पे तभी रहेगा, प्रॉप A के लेवल पे तभी रहेगा जब जितना डिफ्लेक्शन ये दे रहा था उतना ही ये ऊपर कर दे। सो नेट डिफ्लेक्शन विल बी 0। मतलब हम ये बोल सकते हैं जितना डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड UDL के कारण था, उतना डिफ्लेक्शन अपवर्ड के डायरेक्शन में RB के कारण होगा। अब अगर कैंटिलीवर बीम पे W का वैल्यू निकालें डिफ्लेक्शन का, तो वो होता है WL की पावर 4 अपॉन 8EI। और वहीं पर किसी भी कैंटिलीवर बीम में किसी पॉइंट लोड के कारण अगर डिफ्लेक्शन देखें फ्री एंड पर, तो वो होता है RB इंटू L क्यूब अपॉन 3EI। अब यहां पर EI से तो EI कैंसिल हो गया, L क्यूब से ये कैंसिल हो गया, तो RB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3WL अपॉन 8। सो RB बराबर 3WL अपॉन 8। और इन्होंने यहां पर टोटल लोड लिखा नहीं है, बट L ऑप्शन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है ये जो WL है इसी को ये टोटल लोड मान रहा हो, मतलब आंसर कितना होगा? 3W अपॉन 8। टोटल लोड दे रखा है हमें, तो ये हो गया 3W अपॉन 8। A विल बी द करेक्ट आंसर। अगला एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पान है 4 मीटर। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है प्रॉप्ड कैंटिलीवर पर। एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पान है 4 मीटर। ठीक है, आगे प्रॉप्ड है B पर। ठीक है, बीम कैरीज ए UDL ऑफ 1 टन पर मीटर। इस पर एक UDL लग रहा है, कितने का लग रहा है? 1 टन पर मीटर का। रिएक्शन एट B बताओ। देखो अभी हमने सेम ऐसे क्वेश्चन किया था, RB की वैल्यू फाइनली कितनी आई थी? 3WL अपॉन 8। टोटल लोड में 3W बाई 8, UDL फॉर्म में बोले 3WL बाई 8। W हमें दे रखा है कितना? UDL दे रखा है 1 टन पर मीटर। लेंथ कितनी दे रखी है? 4 मीटर। अपॉन में कितना हो गया? 8। 4 2 जा 8, तो ये आ गया 3/2 टन। ठीक है, 3/2 टन, 4 से तो यूनिट टन ही होगी, मतलब 1.5 टन। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है, तो 5/2 2T, D ऑप्शन है 3/2T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ द सेम सेंस आर अप्लाइड एट बोथ द एंड ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम।
एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पे दोनों एंड पे मोमेंट लगा रखे सेम सेंस के, और जो रेशो है रोटेशन का दोनों एंड पे वो 2 है। ठीक है, तो आपका अप्लाइड मोमेंट का रेशो क्या होगा? हम मान लेते हैं हमने यहां पर एक मोमेंट लगाया m, ये कैसा लगाया? क्लॉकवाइज। तो यहां पर भी हमने जो लगाया वो भी m लगाया, इस एंड पर भी क्लॉकवाइज। अब जब डिफ्लेक्शन आएगा तो अगर यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखें, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें देखना पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर कि आप, हमारे पास जो फॉर्मूले हैं स्लोप के या डिफ्लेक्शन के, जब 2 कपल लगते हैं वो तब हैं जब एक ऐसा लग रहा हो और अगला अपोजिट लग रहा हो। एक ऐसा लग रहा हो, अगला अपोजिट, तो हमारे पास दोनों एंड पे स्लोप जो आते हैं वो सेम आते हैं, और उसमें हमारे पास वैल्यू होती है ml² अपॉन 2ei, ml अपॉन 2ei, उसका हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है, पर वो 1 होगा। क्वेश्चन में बोल रखा है रोटेशन का रेशियो 2 है स्लोप का, क्योंकि इसलिए अलग अलग है क्योंकि यहां पे सेम सेंस में लग रहे हैं। जब अपोजिट सेंस में लगते हैं, इधर क्लॉक इधर एंटी क्लॉक, तो 1 आता है आंसर। मतलब यहां पर क्या करना है, इसको पहले एक कपल आप लगाओ और फिर ये ऐसे यहां पे डिफ्लेक्ट होगा एक साइड से, तो ये थीटा ए बड़ा होगा और थीटा बी छोटा होगा। तो इसमें थीटा ए की जो वैल्यू आती है वो आती है ml अपॉन 3ei, और थीटा बी जो आता है वो आता है ml अपॉन 6ei। अब ऐसे ही इसमें अगर अब हम दूसरी साइड यहां पर हम कपल लगाएं, जब दूसरी स्लाइड लगाएंगे तो ये आपका ऐसे कुछ ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे लग रहा है। तो अब ए का रोटेशन कुछ कम आएगा, वो आएगा ml अपॉन 6ei, और ये आ जाएगा हमारे पास थीटा बी ml अपॉन 3ei। जिधर कपल लगता है वहां 3 आता है, ये m है। बट अंतर इतना सा आप समझना, इसका रोटेशन सेंस इधर है बट इसका रोटेशन सेंस इधर है, इसका रोटेशन सेंस ऐसा वाला है पर इसका जो रोटेशन सेंस है वो है। मतलब अगर थीटा ए हम देखें तो ml अपॉन 3 डिवाइड छोटे से हो रहा है, ये बड़ा होगा, और इसमें डिवाइड छोटे से ये बड़ा होगा, मतलब ये छोटा आंसर होगा, डिवाइड बड़े से हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में, वो उधर है अपोजिट है, और ये इधर है तो वो उधर अपोजिट है, मतलब साइन अलग अलग होंगे। मतलब इसको प्लस मान रहे हैं तो इसको माइनस मानना पड़ेगा, और अगर यहां पर ये हमारे पास होगा ml अपॉन 6, तो अगर हम इसको बड़े को प्लस मान रहे हैं तो फिर इसको हमें छोटा माइनस मानना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया, क्लॉक को प्लस मान लिया तो एंटी क्लॉक माइनस हो गया, ऐसे यहां पर क्लॉक को क्या मान लिया, प्लस मान लिया, तो एंटी क्लॉक क्या हो गया, माइनस हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास अल्टीमेटली थीटा ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, ml अपॉन 3ei माइनस ml अपॉन 6ei। ठीक है, अच्छा इसमें यह भी ध्यान रखना है, मोमेंट ऑफ सेम सेंस बोला है, मोमेंट का रेशो पूछा है, मतलब मोमेंट सेम नहीं है, तो ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया यहां पर। इस मोमेंट को ma बोल देते हैं और इसको mb बोल देते हैं। मोमेंट का ही रेशो पूछा है, मोमेंट का सेंस सेम है, वैल्यू सेम नहीं है, तो ये ma होगा, तो ये भी ma और ये भी ma, ये mb होगा, तो ये भी mb और ये भी mb। तो यहां पर बनेगा ma इंटू एल अपॉन 3i माइनस mb इंटू एल अपॉन 6ei। तो ma इंटू एल अपॉन 3i माइनस mb इंटू एल अपॉन 6ei, और थीटा भी क्या बनेगा, इसमें ये आएगा पहले, तो mb इंटू एल अपॉन 3ei माइनस ma इंटू एल अपॉन 6ei। अब इन दोनों का रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रोटेशन का रेशो दोनों एंड पे 2 है। मतलब हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि हमारे पास अगर हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, एलसीएम ले लें सुपर वाले का, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम तो हमारे पास आ जाएगा 6ei, और ये बन जाएगा 3 2 तो 2ma इंटू एल माइनस mb इंटू एल डिवाइडेड बाय उसका एलसीएम लेंगे तो 6ei,
और वो हमारे पास आ जाएगा 2mb इंटू एल माइनस एम ए इंटू एल बराबर 2। अब इसमें से ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, एल भी पूरा यहां से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बनी, 2ma माइनस एम बी इज इक्वल टू, वो गया उस तरफ तो 2 वो बन गया 4mb और माइनस का 2ma। अब इसको इधर लाएंगे तो 2ma प्लस 2ma, ये हो गया 4ma और वो उधर गया तो वो हो गया 5mb। मतलब ma, जब हमने थीटा ए अपॉन थीटा भी रखा है तो आंसर भी ma अपॉन mb बताएंगे। तो ma अपॉन mb का आंसर हमारा कितना आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 4। क्या 5/4 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट सी ऑफ द स्ट्रक्चर। देखो इसमें समझना, अगर मैं यहां पर इस कैंटिलीवर बीम के अंदर जो ये लोड लग रहा है यहां पर, इसको मैं हटा दूं और इस लोड को मैं यहां ट्रांसफर करूं बी पर, तो आप समझना, एक तो P इंटू ए का एक मोमेंट आएगा, एक मोमेंट आया कितना, PA के बराबर, और साथ में ये जो P है ये एक्सियल लोड है। तो जब इसको यहां ट्रांसफर करूंगा तो इसमें एक ऐसा एक्सियल लोड आएगा P का। अब ये हमारे पास A पॉइंट है और ये हमारे पास B पॉइंट है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कभी भी एक्सियल लोड के कारण तो नहीं आ सकता। एक्सियल लोड से एक्सियल डिस्प्लेसमेंट आते हैं, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिर्फ ये लाएगा और इसके कारण बी में से ऊपर जाएगी। तो हमें ये वैल्यू बतानी है, ये कितनी आ रही है। तो हमें बताए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर, स्लोप का फॉर्मूला। अगर कैंटिलीवर बीम पे कपल लग रहा है तो ml अपॉन EI फॉर्मूला होता है। m कितना है, PA, L हमें दे रखा है 3A, तो ये 3A हो गया और अपॉन में EI, तो कितना आ गया हमारे पास, 3PA स्क्वायर अपॉन में EI। स्लोप होता है, ये मैंने गलत लिख दिया, डिफ्लेक्शन स्लोप होता है ml अपॉन EI, डिफ्लेक्शन होता है ml स्क्वायर अपॉन 2EI। तो यहां पर 2 भी आएगा और ये इसका स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर जो है यहां पर बनेगा 9, तो 9 और a स्क्वायर ये बन जाएगा a क्यूब और अपॉन 2EI, तो 9PA क्यूब अपॉन 2EI, A विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ml स्क्वायर अपॉन 2EI डिफ्लेक्शन, स्लोप होता है ml अपॉन EI, डिफ्लेक्शन पूछा है, डिफ्लेक्शन पूछा है स्ट्रक्चर में, डिस्प्लेसमेंट तो 9PA क्यूब अपॉन 2EI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ यूडीएल लोडेड कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 7.5। हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, उस पे यूडीएल लग रहा है, ठीक है, और इस केस में इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर है, और यहां पे इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 7.5 mm। तो ये पूछ रहा है यहां पे इस एंड पर स्लोप कितना आएगा, स्लोप बताइए कैसे करेंगे। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, WL की पावर 4 अपॉन 8EI, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 7.5 mm बराबर WL की पावर 4 अपॉन 8EI। इक्वेशन नंबर 1, हमें क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला यूडीएल केस में कितना होता है, WL क्यूब अपॉन 6EI। हमें यहां पर WL की पावर 4 अगर 8 बना दें तो हम 7.5 उसकी जगह रख सकते हैं। यहां पर एक L का मल्टीप्लाई तो L का डिवाइड भी कर देते हैं, इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, और 8 का मल्टीप्लाई और 8 का डिवाइड भी कर देते हैं। अब अगर हम यहां पे देखें तो WL क्यूब, ठीक है, ये इतना टर्म WL की पावर 4 अपॉन 8 बन जाएगा, और साथ में EI भी ले लो तो ये पूरा बन जाएगा WL की पावर 4 अपॉन 8EI, और इधर क्या बच जाएगा 8 अपॉन 6L, ये बच जाएगा। हमें थीटा निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी है 7.5 mm इंटू 8 अपॉन 6, और L है हमारे पास लंबाई 1 मीटर, मतलब 10 टू दी पावर -3। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है 7.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा है 10
और 10 ऊपर आ रहा है 10 की पावर -3, तो ये आ रहा है 10 टू दी पावर -2, 0.01। 10 टू दी पावर -2 मतलब कितना हो जाएगा 0.01, और यूनिट क्या आएगी रेडियन। सो 0.01 रेडियन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगला, इफ द प्रॉप्ड कैंटिलीवर शोन इन द फिगर बिलो, ऐसा हमें प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम दे रखा है, तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी सपोर्ट ए पर। देखो जब इस पी लोड को मैं यहां ट्रांसफर करूंगा, कहां पर बी पर, तो आप समझना एक तो पी का लोड आएगा और साथ में एक मोमेंट आएगा कितना पी इंटू 2a का, ठीक है। तो और ये सपोर्ट भी है, यहां पर एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, तो यहां से एक रिएक्शन भी आएगी आरबी। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कैंटिलीवर बीम है हमारे पास, और इस कैंटिलीवर बीम पर एक लग रहा है पी का लोड, एक लग रहा है कपल जिसकी वैल्यू है पीए, और एक आ रही है यहां पे सपोर्ट की रिएक्शन आरबी, और पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना है 3a। अब हमें आरबी की वैल्यू निकाली है, तो कैसे निकालें, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बी पर जो नेट डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू ऑल 3 वो क्या होगा 0, जो कि बी है एक सपोर्ट। तो जितना पी नीचे लेके जाएगा, कपल नीचे लेके जाएगा, उतना ये ऊपर लेके आएगा, तभी वो सपोर्ट कहलाएगा। तो लोड के कारण होता है P इंटू 3a का होल क्यूब अपॉन 3i, PL क्यूब अपॉन 3i। कपल से होता है प्लस ML स्क्वायर 3a का स्क्वायर अपॉन में 2ei, और फिर इसका होगा ऊपर तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस का RB इंटू 3a का होल क्यूब अपॉन 3ei बराबर कितना हो गया 0। अब यहां से अगर हम देखें तो हम 3 के स्क्वायर से 3a स्क्वायर सब में से काट सकते हैं, तो यहां से 3a स्क्वायर जाएगा तो 3a की पावर 1 बचेगा, और यहां से जाएगा तो पावर 1 बचेगा। ei भी हम सब में से निपटा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे 3 से 3 भी जाएगा तो सिर्फ pa बचेगा प्लस का, फिर प्लस इधर चलें, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है p इंटू 2a, m है 2pa, p इंटू 2a 2pa, तो m है 2pa, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये भी हमारे पास बचेगा pa, जो कि 3s को चला गया, और m है 2pa और नीचे 2 है 2 कट गया तो pa बचेगा, और माइनस तो उसको उधर ले गए तो वो बचा rb, और उसमें 3a बचा था तो 3 से फिर 3 कट गया, तो ये हो गया rb इंटू a से फिर हमने सब काट दिया, तो अल्टीमेटली आरबी की वैल्यू आ गई 2p। आरबी हमारे पास कितना आ गया 2p। अच्छा अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें ए पॉइंट पे शियर फोर्स बताना है। ए पॉइंट पे एक तो वी आएगा और एक एम ए आएगा, और ए पॉइंट का जो सपोर्ट की रिएक्शन होगी वी है, वही वहां का शियर फोर्स होगा, और जो एम ए होगा वही वहां का बेंडिंग मोमेंट होगा। हम ये भी जानते हैं वी ए प्लस आर बी बराबर कितना है, टोटल लोड कितना लग रहा है पूरे सिस्टम में P, तो इसमें से आरबी कितना आ गया 2p आ गया, तो P माइनस 2p बराबर माइनस का P, माइनस P मतलब VA माइनस P आया है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बट मैग्नीट्यूड P है VA का, और A पर जो शियर फोर्स है वो VA ही होगा। तो P कितने ऑप्शन में, पहले शियर फोर्स बाद में बोला है, पहले बेंडिंग मोमेंट बोला है, ऑर्डर भी ध्यान रखना, तो P/3 P/3 एक ही ऑप्शन में P है, मतलब B होगा। बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लेते हैं, अगर हम यहां पर A पर बेंडिंग मोमेंट निकालें तो A पर हमने मोमेंट इक्विलिब्रियम ले लिया, तो कितनी वैल्यू आएगी A पर मोमेंट इक्विलिब्रियम लेंगे, तो एक हमारे पास आएगा RB इंटू 3A, RB इंटू 3A प्लस का, फिर ये वाला आएगा माइनस का P इंटू 3A, फिर ये आएगा माइनस का 2PA, ठीक है, और ये इधर लगा था, और ऐसे ही हमने MA भी इधर माना है, तो उसका भी डायरेक्शन वही है जो RB का था, तो प्लस MA हो गया बराबर 0 हो जाएगा। अब 3PA में से 3PA तो पूरा कैंसल हो गया, तो MA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2PA, MA विल बी 2PA,
ठीक है, ये हमारे पास कितना है, RB इंटू 3A। और अच्छा, RB इंटू 3A, एक मिस्टेक यहां पे हमने कर दिया है, ये कैंसल नहीं होगा, क्योंकि RB जो है, RB इंटू 3A, RB कितना है 2P, RB 2P है, तो वो हो जाएगा 6PA माइनस 3PA माइनस 2PA बराबर MA। तो अगर 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा, और 3 में से 2 चला गया तो 1 बचेगा। मतलब MA फाइनली कितना आ गया, PA आ गया, MA की वैल्यू आ गई PA। सो B फाइनली करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल स्ट्रेस F। अगर एक्सियल स्ट्रेस F लग रहा है तो आप जानते हो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ P डेल्टा या फिर P² L अपॉन 2A। और एक और अगर पर यूनिट वॉल्यूम वाला देखें तो वो होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर होता है स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यंग मॉड्यूलस। अब ये स्ट्रेस के फॉर्म में पूछ रहा है, तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालें तो हम स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 ही कर सकते हैं और वॉल्यूम का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम ऑफ द बार, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन ऑफ कैंटिलीवर एट बी एज शोन इन द फिगर। मतलब हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है यहां पर, और इस कैंटिलीवर बीम पर क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। ठीक, अब इस यूडीएल के कारण बी जो पॉइंट है वो क्या होगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक, और साथ में ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है ये इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है। तो अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा कि इस कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल के साथ साथ नीचे जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, मेंबर जो मेंबर है सिंपली सपोर्ट बीम का, वो इस पर एक रिएक्शन देगा। मान लो हमने मान लिया उसको RB, और साथ में जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसको देखें तो ऊपर से कैंटिलीवर बीम का जो फ्री एंड है वो इस पे सेंटर पे टिप पे एक अपोजिट रिएक्शन देगा। ऐसा कोई यहां पे नेट फोर्स तो है नहीं, तभी जब इन दोनों चीजों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो RB से RB क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल एंड अपोजिट। तो यही डायग्राम हमारे पास बन जाएगा। अब यहां पर हमें RB की क्या निकालना है, रिएक्शन ऑफ कैंटिलीवर, ये RB की वैल्यू पता करनी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जितना नेट डिफ्लेक्शन हुआ डाउनवर्ड B पर, उतना ही नेट डिफ्लेक्शन यहां पर भी होगा। डिफ्लेक्शन 0 तो नहीं होगा, बट जितना कैंटिलीवर नीचे आएगी उतना ही सिंपली सपोर्ट बीम भी बेंड होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि B का डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर वाले से जितना होगा उतना ही B का डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर देखने को मिलेगा। तो कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन कितना होगा, नेट अगर देखें तो W L की पावर 4 अपॉन 8EI और माइनस RB इंटू L क्यूब अपॉन 3EI। और ऐसे ही इसका देखें तो पॉइंट लोड के कारण सिंपली सपोर्ट बीम पे जो होता है वो होता है RB इंटू L क्यूब अपॉन 48EI। ठीक है, ये सिंपली सपोर्ट बीम का फॉर्मूला हो गया। यहां पे EI से EI कैंसिल हो गया, L क्यूब, ये L क्यूब कैंसिल हो गया और यहां पर L बचा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, WL/8, ये RB जाएगा उधर, तो हमारे पास क्या बचा, RB अपॉन 48 प्लस RB अपॉन 3, LCM लेंगे तो 48, 3 का LCM आ गया 48। अब ये तो RB हो गया प्लस 3, 16, 3 हमारे पास कितना होगा 48। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 टाइम्स, तो 16 RB जो कि 3
16 जा तो 16 RB हो गया। ये हमारे पास बन गया 17 RB के अपॉन में 48 WL, और 8 6 क्या हो जाएगा, 6 8 48। तो हमारे पास RB की वैल्यू कितनी आ गई, 6 उधर जाएगा तो 6 WL के अपॉन में 17, 6 WL अपॉन 17। अब 6/17 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 डिवाइडेड बाय 17, ये आएगा 0.35, है ना। यहां पर ये जैसे मिसप्रिंट है, इसमें WL भी आएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 6/17 WL। सो सी विल बी दी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी सी, यहां पे L भी आएगा बस। तो 6/17 WL। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारे पास ऐसा रिजिड फ्रेम है, ये वाला, ठीक है, ये रिजिड फ्रेम है, और इस रिजिड फ्रेम पे क्या हो रहा है, यहां पे सब पी का लोड लग रहा है। तो इस पी के लोड के कारण इधर से भी पी लोड लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, इसके डिस्टेंस है 2a। तो ये इसके कारण ए पॉइंट थोड़ा सा यहां चलेगा, और मान लो जो ए पॉइंट है वो थोड़ा सा इधर डिफ्लेक्ट करा, ये भी थोड़ा इधर आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है, इन दी स्ट्रक्चर शोन इन दी फिगर अबव व्हाट इज द डिस्टेंस थ्रू विच पॉइंट ए मूव टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों पॉइंट कितना एक दूसरे की तरफ आए। तो अगर ये मान लो डेल चला और ये डेल चला, तो दोनों कितना चले होंगे, 2 डेल। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है अल्टीमेटली, एक डेल, एक भी निकाल लिया तो अगले वाले का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले एक चीज समझना, अगर हम यहां पर इसको एज अ कैंटिलीवर की तरह ट्रीट करें, और ये जो हमारे पास सी वाला और बी वाला पॉइंट है, इसको अभी हम फिक्स्ड मान लें, तो जब पॉइंट लोड लगता है तो उसके कारण एक कैंटिलीवर के फ्री एंड पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आता है। तो वो जो डिफ्लेक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू में PL³ अपॉन 3I, तो मतलब P इंटू 2A का होल क्यूब अपॉन 3EI। तो वो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 8, तो 8PA³ अपॉन 3EI। ये तो हो गया सिर्फ इस कैंटिलीवर के अंदर, और ऐसे यहां पर भी सेम ये इतना हो जाएगा, और ये हो गया डेल्टा डैश। बट अभी ये फाइनल नहीं होगा, अब एक और चीज आप समझना, जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो आप इसमें यह भी समझना कि जो एक्चुअल में जो डिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, वो समझना। ये ऐसा यहां पर है। अब जब यहां पे लोड लग रहा है, इधर से ऐसा और इधर से ऐसा, ये B है, ये C है, ये A है, ये भी A है, तो अब जब लोड लग रहा है तो आप समझना ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, और चूंकि ये रिजिड एंड है तो रोटेशन आपका पूरा यहां पे 90 डिग्री मतलब एंगल मेंटेन रहेगा। तो इधर अगर ये रोटेट होगा तो यहां पर भी ये थोड़ा सा रोटेट होगा, इधर कुछ रोटेशन होगा तो यहां पर भी रोटेशन होगा थीटा अमाउंट से, और उस रोटेशन के कारण भी कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा जिसको हम डेल्टा डबल डैश बोल सकते हैं। मैं फिर से समझाना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास जो फ्रेम दिए, तो इसमें हमें पूछा कि दोनों पॉइंट कितना पास आएंगे, तो जितना ये चला जितना ये चला उसका डबल कर देंगे, फाइनल उतना चला। अब जो लोड है उसके कारण भी कुछ आएगा फ्री एंड पर एज अ कैंटिलीवर, वो तो हमने निकाल के रख लिया। साथ में जब ऐसे करेंगे तो ये वाला जो एंड है, जब ये ऐसे मुड़ेगा तो ये एंगल कम होगा, और ये रिजिड जॉइंट है तो रिजिड जॉइंट का जो एंगल है वो सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग। तो अगर पहले 90 था तो अब भी 90 ही मेंटेन होगा। तो ये यहां पर चूंकि ऐसे होगा, मतलब ऐसे समझ लो कि ये ऐसे मुड़ेगा तो ये भी ऐसे मुड़ेगा, तो जितना ये स्लोप होगा उतना ये स्लोप होगा। अब हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वहां पर BC पर हमारे पास मोमेंट कितना आएगा, BC पर P इंटू 2A। जो हमारे पास BC वाली बीम है उस पर मोमेंट कितना है, उस पर हमारे पास मोमेंट आ रहा है P इंटू 2A, और यहां पे भी हमारे पास मोमेंट कितना आ रहा है, 2PA। अब अगर किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर
दो ऐसे मोमेंट आते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम मान लो, तो ये जो स्लोप का फॉर्मूला आता है ml अपॉन 2EI इसका फॉर्मूला होता है। सिंपली सपोर्ट बीम पे जब दोनों एंड से कपल लगते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है स्लोप का ml अपॉन 2EI। तो m कितना हो गया p इंटू 2a, और लंबाई कितनी है इतने BC पोर्शन की a, और अपॉन में 2EI, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास हो गया PA स्क्वायर अपॉन EI। तो ये हो गया हमारे पास स्लोप। मतलब ये जो स्लोप आया यहां पर थीटा, ये थीटा कितना आया PA स्क्वायर के अपॉन में EI। तो ये थीटा भी इतनी होगा, तो डेल्टा डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा डबल डैश हो जाएगा थीटा इंटू यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 2a, तो एंगल इंटू डिस्टेंस 2a कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा PA स्क्वायर अपॉन EI इंटू 2a, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2PA क्यूब अपॉन 3EI। अब ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन ए पर ड्यू टू कपल BC के घूमने के कारण, और एक पहले ऑलरेडी आ चुका है ड्यू टू लोड। अब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा डैश प्लस डेल्टा डबल डैश, उसकी वैल्यू कितनी थी 8PA क्यूब अपॉन 3EI, और इसकी वैल्यू कितनी आई 2PA क्यूब अपॉन EI। यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहां भी 3 हो जाएगा, तो वो एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो ये हो गया 3 2 6, 6 और 8 होता है 14, तो ये बन गया 14PA क्यूब के अपॉन में 3EI। क्लियर, 14PA क्यूब अपॉन 3EI। और ऐसा ये एक साइड का डिफ्लेक्शन हुआ, तो अगर हमें टोटल पता करना है 14PA क्यूब, तो ये तो एक साइड का आया, टोटल पता करना है तो 14PA क्यूब का 2 टाइम्स कर दो, 14PA क्यूब अपॉन 3EI, तो हमारे पास फाइनल कितना आ जाएगा 14 2 28, तो सही आंसर हो जाएगा 28PA क्यूब अपॉन 3EI। ठीक, इस तरह से आपको करना है। मतलब ये ऐसी फ्रेम है, रिजिड फ्रेम, लोड लग रहा है तो एक कितना पास आएगा, जितना ये चला, मान लो ये चला 10 mm, ये चला 10, तो टोटल कितना चले दोनों एक दूसरे की तरफ 20 mm, तो पहले टोटल वो निकालना है। अब एक तो लोड के कारण आएगा और साथ में इस पर भी मोमेंट आएगा, तो ये ऐसे मुड़ेंगे, ये मुड़ेंगे तो वो थोड़ा सा और पास आएगा, तो इसके कारण डिफ्लेक्शन निकाल के रख लिया, और फिर जो रोटेशन हुआ पहले वो पता करा सिंपली सपोर्ट बीम वाले फॉर्मूले से, और उससे थीटा उतना ये होगा तो इसका लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया, उससे वो आ गया, दोनों को जोड़ दिया और फिर डबल कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिएक्शन ऑन द पिन C फॉर द बीम शोन इन द फिगर बिलो। हमारे पास ये बीम है तो C पर रिएक्शन कितनी आएगी। देखो, इसको पता करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें। ऐसे हमने यहां पे कैंटिलीवर बीम ले ली और इस पर UDL ले लिया, और यहां पर हमने ये रिएक्शन मान ली R, हमें नहीं पता कितनी रिएक्शन आएगी, या इस रिएक्शन को हमने ऐसे ले लिया, यहां पर ये रिएक्शन हमने R मान ली। ठीक है, ये हमारे पास A पॉइंट हो गया और उसको हमने C डैश बोल दिया। ऐसे ही उसकी दूसरा एंड हमने बनाया, उसको हमने B मान लिया, ये हो गया C डबल डैश, और ये रिएक्शन हो गई R। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है L है, हमें रिएक्शन R निकालना है। तो ये कंफर्म है कि जितना डिफ्लेक्शन इसके थ्रू आएगा उतने, क्योंकि नेट जो डिफ्लेक्शन होगा यहां पर इस पॉइंट पे वो तो दोनों का सेम होगा, मतलब जितना डिफ्लेक्शन C डैश का होगा उतना ही डिफ्लेक्शन आपका C डबल डैश का होगा। C डैश के कारण जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होगी W इंटू L की पावर 4, डिस्टेंस L है इतनी, अपॉन 8EI UDL वाला, और माइनस RL क्यूब अपॉन 3EI। ठीक है, बराबर ये वाला कितना होगा RL क्यूब अपॉन 3EI। अब इसको हम ले जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा WL की पावर 4 अपॉन 8EI, और वो उधर गया तो 2RL क्यूब अपॉन 3EI हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर, तो यहां पे L क्यूब से ये एक पावर जाएगी, EI से EI कैंसल, तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, R की वैल्यू हो जाएगी 3 ऊपर, तो 3WL, और अपॉन में ये बन जाएगा 8 2 16, मतलब 3WL बाय 16,
तो ये ऑप्शन में है डी ऑप्शन 3WL/16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला है इफ द हिंज एंड ऑफ द प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ स्पान L सेटल बाय एन अमाउंट 8 देन द रोटेशन ऑफ द हिंज एंड विल बी। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, उसका जो हिंज्ड एंड है वो 8 अमाउंट से 8 mm से या जो भी यूनिट है उससे सेटल हो गया, नीचे खसक गया। तो रोटेशन ऑफ द हिंज्ड एंड कितना होगा? ये जो हिंज्ड एंड है इस पर रोटेशन कितना आएगा यहां पर, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कैसे कर सकते हैं इसको? हम ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले इसको एक कैंटिलीवर बीम मान लें और यहां पे हमारे पास ये रिएक्शन हो गई R, ठीक। अब यहां पे हमें क्वेश्चन में लोड नहीं दिया हुआ है, तो अगर हम यहां पर डिफ्लेक्शन निकालें इसका, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कितना होता है? RL³ के अपॉन में 8EI, और ये कितना हो गया 8 यूनिट दे रखा है, तो R इंटू L³ अपॉन 8EI PL³ अपॉन 3, तो RL³ अपॉन 3EI, तो ये हो गया हमारे पास 8, तो RL³ अपॉन 3EI। लोड हमें अभी कुछ भी गिवन नहीं है, मान लेते हैं ऐसा जनरली सेटल हुआ है। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 24EI के अपॉन में L³, ये हमारे पास आ गया R। अब हमसे रोटेशन पूछा हुआ है उसका, तो यहां पर जो स्लोप का फॉर्मूला होता है, इस केस में स्लोप का फॉर्मूला वो होता है RL² अपॉन 2EI, तो उस वैल्यू को हम रख देते हैं। R की वैल्यू कितनी है? 24EI के अपॉन में L³ और इंटू L² और अपॉन में 2EI, तो ये इससे कैंसिल हो गया, L² से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये हो गया 12, तो ये जनरली वैल्यू कितनी आ रही है? 12/L, 12 अपॉन L, और ये डेल्टा है, ठीक है। ये शायद ये थोड़ा मिसप्रिंट है बाय एन अमाउंट, ये डेल्टा हो जाएगा, तो ये 24 नहीं बनेगा, दिस विल बी डेल, तो ये हमारे पास 24 नहीं बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 3 del EI अपॉन L³, ठीक। और जब यहां पे रखेंगे इस पूरी चीज को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 del EI अपॉन L³ इंटू L² अपॉन EI, तो EI से EI कैंसल, L² से L कैंसल, तो ये आ गया 3 del/L, इतना यहां पर स्लोप आएगा, ठीक है। 3 del/L, ठीक है। इसमें यहां पर ये 2 भी हमारे पास रह गया है, RL², तो ये 2 भी यहां बच गया, तो 3 del अपॉन 2L आएगा, क्योंकि PL² अपॉन 2EI होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? सी ऑप्शन 3 del/2L। मतलब सिंपल है कि आपके पास प्रोप्ड कैंटिलीवर है और हिंज्ड है, वो आपका ड्यू टू सेल वेट मान सकते हैं, वो नीचे सेटल हो गया बाय डेल अमाउंट, ये डेल है, नौ की 8। तो आपसे पूछा स्लोप कितना होगा, तो आप डेल को लोड से उससे इक्वेट कर दो, आर तो वहां लग ही रहा था, तो उसके बावजूद भी उतना वहां पे हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, तो उससे आर आ गया, और स्लोप के फॉर्मूले में आर रख दिया तो उससे थीटा आ गया। तो यहां पे हमारे पास सही आंसर कितना आ गया? 3 del/2L। द कंपेटिबिलिटी कंडीशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन इन 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद, जो कंपेटिबिलिटी कंडीशंस होती हैं जो हम स्ट्रेन वगैरह में 2D प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं स्ट्रेन की, वो किस पर बेस्ड है? स्ट्रेसेस पर, फोर्सेस पर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर, या डिफॉर्मेशन पे? तो देखो ये सिंपल सा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम स्ट्रेन पर कंपेटिबिलिटी यूज करते हैं, जैसे मान लो कि कोई हमारे पास, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारे पास कुछ स्टेप्ड बार हैं, ऐसे 3 बार हैं, और इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यहां पर ऐसा लोड लग रहा है, ऐसे भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, यहां P1 लग रहा है, यहां P2 लग रहा है,
तो बताओ कि इस केस में यहां सपोर्ट की जो रिएक्शन आएगी वो कितनी आएगी। तो हम इस केस में क्या करते हैं, ये हमारे पास स्टेप्ड बार है, तो एक तो हम यहां पे हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लगा लेते हैं पहला। दूसरा हमारे पास जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अगर आपको बताओ तो हम वहां लिखते हैं कि टोटल डेल्टा बराबर 0, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 बराबर 0। तो ये एडिशनल कंडीशन जो हम यहां लाए, एक्स्ट्रा कंडीशन इसको सॉल्व करने के लिए, वो क्या थी, कंपेटिबिलिटी कंडीशन, एक्स्ट्रा कंडीशन। और जो कंपेटिबिलिटी कंडीशन हमने अल्टीमेटली स्ट्रेन से ही ली। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि स्ट्रेन 1 प्लस स्ट्रेन 2 प्लस स्ट्रेन 3 बराबर 0। तो ये एक्चुअल में स्ट्रेन की कंपेटिबिलिटी कंडीशन है, किस पर बेस्ड है, ये स्ट्रेस पर बेस्ड नहीं, फोर्सेस पर नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कहीं है यहाँ पे ईजी के नहीं, ये डिफॉर्मेशन पर बेस्ड है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रेन पे अगर कोई भी कंडीशन आप बना रहे हो तो अल्टीमेटली वो डिफॉर्मेशन पे बेस्ड होगी। भाई स्ट्रेन बराबर क्या है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, तो अल्टीमेटली जो स्ट्रेन पे कंडीशन है वो डिफॉर्मेशन की ही बेस्ड कंडीशन होगी। सो आई होप कि आपको ये पूरा जो सारे क्वेश्चंस थे हमारे स्लोप डिफ्लेक्शन के समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम कंटिन्यू आगे भी और सेशन के साथ में आप कॉन्सेप्ट को इंप्रोवाइज करते जाएंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही इफेक्टिव सेशन में मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।